IBN 7 हौसला है। जम्मू कश्मीर में पहले चरण का चुनाव हो चुका है। हर पार्टी राज्य को सपनों का सूबा बनाने का वादा कर रही है। सूबे की सियासत में दो बड़े घराने हैं, एक अब्दुल्ला परिवार, दूसरा मुफ्ती परिवार। हमारी राजनीतिक संपादक पल्लवी घोष ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पीडीपी की महबूबा मुफ्ती दोनों से चुनावों के सिलसिले में बात की। आइए पहले सुनते हैं क्या कहना है मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का। मुश्किल चुनाव है और काफी नाराजगी लोग कह रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ है, और ऐसे में क्या यह लड़ाई आसान होगा? हमारे साथ इस वक्त हैं जम्मू एंड कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला, वोटर टर्नआउट पहले फेज में बहुत हाई रहा है और लोग इसको दो तरीके से देखते हैं। एक ये कि शायद इतनी नाराजगी है कि वो जाके वोट देना चाहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ, और दूसरी तरफ लोगों को लगता है कि शायद हम एक बार और आपको मौका देना चाहेंगे। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये अगर किसी की कामयाबी है या जीत है, ये जमहूरियत की जीत है, ये डेमोक्रेसी की जीत है। लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मैं भी शायद उम्मीद नहीं लगा रहा था कि इतनी बड़ी तादाद में लोग इस इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। ये पहला फेज़ है, आगे 4 फेज़ और बाकी हैं। मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि इतनी ही भारी तादाद या इससे ज़्यादा तादाद में लोग बाहर आएँ और अपने वोट का इस्तेमाल करें। अब क्या ये वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में गई है या नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ गई है, ये तो सिर्फ 23 दिसंबर को हमें पता चलेगा। कि राजनीति में परसेप्शन एक बहुत अहम मायने और जगह रखता है, और परसेप्शन की बात अगर आप करें, और इस बात पे जोर जो आपके विपक्षी हैं, चाहे वो पीडीपी हो या कांग्रेस भी है और बीजेपी बार बार दे रही है कि जब ये त्रासदी हुई और ये बाढ़ आया उसमें आपकी सरकार एकदम नाकामयाब थी, आपको पता भी नहीं चला था कि आपको करना क्या है। ये सरासर गलत है। अगर हमें पता नहीं होता हमें क्या करना है और अगर हम ठीक तरह से इसको डील नहीं करते तो जो मरने वालों की तादाद है वो कहीं गुना ज़्यादा होती। जब सैलाब पहले आया, पहले दिनों में, अगर आप खासकर श्रीनगर शहर में किसी से उस वक्त बात कर लेते, वो तो आपसे ये कहते हैं कि हज़ारों में लोग मरे हैं, और जितने लोग सैलाब से मरे हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा लोग जो हैं वो बीमारी से मरेंगे, लेकिन हमने वो होने नहीं दिया। मैं आपसे इस ऐसे वक्त पे बात करूं जहां पे 7 समिट में हमारे प्रधानमंत्री हैं और वहां पे बहुत सारी ये बातें चल रही हैं कि उनको नवाज शरीफ से बातचीत करनी चाहिए कि नहीं। आपको क्या लगता है, क्या कश्मीर के लिए, क्योंकि कश्मीर वाला मुद्दा बार बार नवाज शरीफ खुद उठाते हैं, क्या आपको लगता है हमारे प्रधानमंत्री को नवाज शरीफ से बातचीत करना चाहिए, और क्यों? जम्मू कश्मीर रियासत ऐसी रियासत है जहां पे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रिश्तों का सीधा सीधा असर जम्मू कश्मीर पे पड़ता है। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हों उसका फ़ायदा हमें होता है, दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बिगड़ जाएं उसका भी खमियाजा हम भुगतते हैं। अब सीज़ फायर वायलेशन हो तो उसका खमियाजा इस मुल्क के किसी भी और रियासत पे नहीं है। सरहद तो राजस्थान में भी है, गुजरात में भी है, पंजाब में भी है, लेकिन अगर सीज़ फायर वायलेशन होता है तो सिर्फ जम्मू कश्मीर में होता है, और अगर आतंकवाद होता है तो सिर्फ जम्मू कश्मीर में होता है। अगर बातचीत का सिलसिला टूट जाता है तो सबसे ज्यादा उसका असर जम्मू कश्मीर पर पड़ता है। लेकिन बातचीत का सिलसिला रहता है तब भी तो उल्लंघन होता है। इतना नहीं। हम अगर इस जम्मू कश्मीर के मसले के हल के करीब अगर कभी आए तो वो तब आए जब पहले वाजपेयी साहब और मुशर्रफ साहब एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे, और उसके बाद जब डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब और मुशर्रफ साहब एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। बातचीत के जरिए ही ये मसला हल होगा। हमने और कौन से तरीके नहीं अपनाए? क्या जब पार्लियामेंट के ऊपर हमला हुआ हमने बातचीत बंद नहीं की? मुझे याद है, मैं उस वक्त मरकज में वजीर था, हमने बातचीत बंद की और हमने कहा ये 20 लोगों का लिस्ट है, जब तक ये 20 लोग हमारे हवाले नहीं किए जाते हम बातचीत नहीं करेंगे। क्या उन 20 में से एक भी आया? लेकिन हमने बातचीत दोबारा शुरू की। जब मुंबई पे हमला हुआ हमने कहा जनाब जब तक इन लोगों को कानूनन सजा नहीं दी जाती हम आपसे बात नहीं करेंगे। उन लोगों को अभी तक सजा नहीं दी गई, लेकिन हमने बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू किया। अब हमने कोई तीसरा मुद्दा उठाया कि आपने इन लोगों को चाय क्यों पिलाई। अब चाय तो 20 साल से चलती आ रही है, चाय आगे भी 20 साल चलते आएगी। अगर हम चाय को एक इशू बना लें तो फिर मुझे लगता है हमारे दोनों मुल्कों के दरमियान रिश्ता कायम करना बहुत मुश्किल होगा। मुझे, अब मैं बीजेपी की बात करूं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कि आपने खुद तारीफ की ट्विटर पे, जब वो जैसे दिवाली के समय, आपने जन्मदिन के समय यहाँ पे आके वो मनाना चाहते थे, ऐसे सब चीजों, या स्वच्छ भारत कैंपेन हो, और बहुत आपके जो विपक्षी हैं वो कहते हैं कि आपका कोई सीक्रेट डील सा है बीजेपी के। क्या अभी कंप्लीटली रूल आउट करते हैं कि अगर आपके पास आंकड़े नहीं आए तो क्या आप बीजेपी का हाथ थाम सकते हैं?
आएंगे नहीं आएंगे इसका हमें इंतजार करना होगा। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से तो हमारी लगातार और पूरी कोशिश है कि हम अपने दम पे हुकूमत बनाएं, लेकिन हम मुझसे ज्यादा शायद इस रियासत में मोदी साहब की मुखालफत किसी ने नहीं की होगी, खासकर पार्लियामेंट इलेक्शन में। जबकि पीडीपी वाले चुप बैठे हुए थे उस वक्त, मैंने इलेक्शन कैंपेन के दौरान मोदी साहब को हराने के लिए और राहुल गांधी साहब को इस मुल्क के वजीर आजम बनाने के लिए जितना मैं कर सकता था मैंने किया। लेकिन मोदी साहब इस मुल्क के वजीर आजम हैं। अब वजीर आला के तौर पे मेरा फर्ज बनता है कि उनके साथ एक रिश्ता बने जिससे कि रियासत को फायदा हो, सियासी रिश्ता नहीं लेकिन एक जिसको हम वर्किंग रिलेशनशिप कहते हैं। अब अगर मुल्क का वजीर आजम अपने त्योहार पे, दिवाली पे अपना घर छोड़ के पहले तो सियाचिन जाए फौजियों के साथ वहां पे दिवाली मनाने के लिए, और फिर श्रीनगर आए सैलाब के जो विक्टिम्स हैं उनके साथ मनाने के लिए, तो क्या इसकी मुझे मुखालफत करनी चाहिए? लेकिन उनका आरोप आपके ऊपर, उनकी अटैक उनके ऊपर, आपके ऊपर जारी रहा, वंशवाद का आरोप, भ्रष्टाचार का आरोप। जनाब ये तो सियासी बातें हैं, मैंने कौन सा उन पे आरोप और ये इस तरह की बातें करनी बंद की। मैं भी बीजेपी को निशाना बना रहा हूं, मैं बार बार 370 को लेकर बीजेपी को निशाना बना रहा हूं। क्या आप ये सियासी खिलाफत कर रहे हैं या ये पॉसिबिलिटी है कि कल को आप और क्योंकि आपने कहा कि सेंटर के साथ अच्छा रिलेशनशिप बहुत जरूरी है, तो ऐसे में अगर आप मुख्यमंत्री दोबारा बनते हैं तो क्या आपको फायदा नहीं होगा अगर आपने बीजेपी का हाथ थाम लिया? मैं उस तरह की सियासत नहीं करना चाहता। मुझे मालूम है कि कुछ लोग इस तरह हैं जो फौरी तौर एक अलायंस से छोड़ के दूसरे अलायंस में चले जाते हैं। मरकज में तो हमारा कोई रोल है नहीं क्योंकि हमारा कोई मेंबर पार्लियामेंट है नहीं, तो हमें कोई यूपीए या एनडीए में रहने की बात तो करनी नहीं है। जहां तक रियासत की बात है, जिन जिन मुद्दों पे बीजेपी ने हाल ही में 6 महीने पहले इलेक्शन लड़ा उस पर अभी तक कोई सफाई नहीं आ रही है। 370 को लेके बीजेपी का क्या है, अभी तो खामोश बैठे हैं, लेकिन खामोशी और पूरी तरह से मुद्दे को छोड़ना दोनों में फर्क है। तो 370 को लेके बीजेपी की क्या सोच है, राम मंदिर और कॉमन सिविल कोड को लेके, आखिरकार ये चीजें हैं जो लोगों को परेशान करती हैं। और आखिर में क्या आप मिस करते हैं कि फारूक अब्दुल्ला अपने वाले आपके साथ नहीं है कैंपेनिंग के दौरान, और क्या आपको लगता है वो एक बिल्कुल करता हूँ। जहाँ फारूक अब्दुल्ला साहब से बेहतर कोई कैंपेनर इस रियासत में है नहीं। आप जिसका भी नाम लें वो फारूक साहब का मुकाबला कर नहीं सकते। मुल्क में भी बहुत कम ऐसे लोग हैं जो उनकी तरह कैंपेन कर सकते हैं। ऐसे हालात में उनका ना होना मेरे लिए एक बहुत बड़ा धक्का है, लेकिन उनकी तबीयत उन्हें इजाज़त नहीं देती कैंपेन करने की, और ये इसमें मैं कुछ कह भी नहीं सकता हूँ। चलिए, आने वाले फेजों के लिए आपके लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, और आईबीएन से बात करने के लिए थैंक यू।